नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिवानी में रविवार को राज्य स्तरीय महाराज दक्ष प्रजापति जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने 234 करोड़ रुपए से ज्यादा की 114 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमने समाज के हर वर्ग के लिए हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से काम किया। अगले 15 दिनों में प्रजापति समाज के लोगों को 2000 गांवों में जमीन दी जाएगी। साथ ही जो लोग छोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन्हें मशीनें खरीदने और इमारतें बनाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि इसके साथ ही 15% सब्सिडी भी दी जाएगी। सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रजापति समाज बीसीए में आता है। हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 8000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। इस वर्ग की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली राशि 41,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा दिया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। प्रदेश के युवाओं का बीजेपी सरकार में बड़ा विश्वास है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौकरियों की तैयारी में प्रदेश का नौजवान जुटा हुआ है। वहीं हाफ मैराथन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मां बाप को अपने बच्चों पर देना चाहिए और हम सबको नशे के खिलाफ इस लड़ाई में आपसी सहयोग से नशे को प्रदेश से जड़ से खत्म करना चाहिए। नशे से मौत हो रही है सर यहाँ। एक जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस दिन भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का उन्होंने लोकार्पण किया था, उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसका शुभारंभ किया था। मुझे खुशी है कि आज उस योजना को मैं प्योदा गांव में उसके तहत जो लाभार्थी थे जिन्होंने 2 किलोवाट का सोलर पैनल उस योजना के तहत लगवाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस योजना के तहत 60,000 रुपया आदरणीय मोदी जी और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल 1,10,000 रुपए का वो इंस्टॉल होगा। नशे से मौत हो रही है सर यहाँ। बाद के सूरजकुंड में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री करण दयाल और पूर्व मंत्री गीता भुक्कल समेत किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हुए। महापंचायत में भारी संख्या में लोग भी पहुंचे और ये महापंचायत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अनंगपुर गांव में हो रही तोड़फोड़ के विरोध में की गई है। अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध निर्माण को गिराने की यह कार्रवाई पिछले 20 दिनों से वन विभाग द्वारा की जा रही है। अब तक 200 से ज्यादा छोटे बड़े निर्माण ढाए जा चुके हैं। अनंगपुर गांव में कई लोगों ने वन क्षेत्र की जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिए थे, जिसे अब हटाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कई नेताओं और मंत्रियों के फार्म हाउस भी तोड़े जा चुके हैं। फरीदाबाद में योगेश शर्मा को हरियाणा सरकार की ओर से नामित पार्षद नियुक्त किया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए एक रोड शो का भी आयोजन किया गया।
बता दें कि बल्लभगढ़ के विधायक और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मूलचंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और संगठन ने योगेश शर्मा के साथ 3 और लोगों को नई जिम्मेदारी दी है जो निगम पार्षदों की तरह विकास कार्य करेंगे। हालांकि इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा, लेकिन हर साल नामित और निर्वाचित पार्षदों का विकास कार्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। योगेश शर्मा ने इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री, संगठन और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताते हुए क्षेत्र के विकास में पूर्ण निष्ठा से कार्य करने को संकल्प लिया है। मैं सबसे पहले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, अपने लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का और अपने राजनीतिक गुरु आदरणीय पंडित मूलचंद शर्मा जी का, प्रेरणा स्रोत टिप्परचंद शर्मा जी का, जिलाध्यक्ष जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ अपने संगठन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भरोसा मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पार्टी ने जताया है उस पर अपना 100% देकर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और आम जनता की जो भी जनमानस की समस्याएं उनको दूर करने का काम करेंगे और अपने नेता के हाथ मजबूत करेंगे। मैं प्रदेश के संगठन का धन्यवाद करूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, धन्यवाद बल्लौर से जो पार्षद कार्यकर्ता को दायित्व दिया है और जो नॉमिनेट किया है भाई अपने योगेश जी, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस तरह के काम किया है ये इनाम मिला है कार्यकर्ता को। और मैं और बल्लौर के लोगों को धन्यवाद करूंगा कि कार्यकर्ता भरोसा रखें, विश्वास रखें कि भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है और परिवारवाद में जातिगत पार्टी नहीं है। ये देश की पार्टी है, जो काम किया है उसको इनाम अवश्य मिलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 9 का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 से 4 बदमाश एक युवक के घर में घुसकर बुरी तरह से पीट रहे हैं, जिसके बाद काफी देर तक चली मारपीटाई के बाद युवक ने खुद को कमरे में बंद करके अपनी जान बचाई, जिसमें पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि सेक्टर 9 के निवासी नील नैन ने पुलिस को 6 जुलाई को शिकायत दी थी, जिसमें नील नैन ने बताया कि वह अपने घर के बाहर टेम्पो से सामान उठा रहा था, तब पीछे से अंश भार्गव अपनी गाड़ी लेकर आ गया और लगातार हॉर्न बजाता रहा। जी 6 जुलाई को नील नैन वासी सेक्टर 9 ने थाना सेक्टर 8 में एक अपनी शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया कि अंश भार्गव व उसके भाई शिवम भार्गव व एक अन्य व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की है। तो इन धाराओं पर संबंधित धाराओं के अंतर्गत थाना सेक्टर 8 में मामला दर्ज कर लिया गया और मामले का अनुसंधान थाना पुलिस टीम द्वारा किया जी। रास्ते में जो शिकायतकर्ता जो शिकायत में बताया कि रास्ते में वो अपने एक ऑटो से सामान घर में उतार रहा था, तो पीछे से जो अंश भार्गव गाड़ी लेके आए वो हॉर्न बजाया और इसी बात पर उनकी घासन हो गई थी। उनका निपटारा हो गया, फिर उसने अपने भाई को बुला लिया और भाई को बुलाने के बाद घर में घुसकर उनके साथ झगड़ा किया, जो उसमें अंश भार्गव और उसका भाई शिवम भार्गव एक अन्य व्यक्ति हो रहा है जिनके साथ झगड़ा किया गया। खबर सिरसा से है, जहां सिरसा में एक युवक पर जानलेवा हमले के मामले में एक माह बाद पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और हमलावर घायल के पड़ोसी के गांव के हैं और अब पुलिस दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। दोनों पक्षों के बीच पैसों का लेन देन था और इसी बात को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में इलाहाबाद थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वारदात स्वीकार की। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला
लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर शनिवार सुबह एक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि हादसा सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर पर सुबह 5 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार में आ रही स्विफ्ट कार आगे चल रहे कंटेनर ट्रक में पीछे से जाकर भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से कंटेनर में घुस गया और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था, जो दिल्ली से पलवल की ओर जा रहा था। कार की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को बाहर निकालकर इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा। एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जी। बंदा बच गया जो ड्राइव कर रहा था? हाँ, बंदा बच गया। पहचान नहीं हुई अभी, हॉस्पिटल एडमिट करा दिया उसको, लेकिन अभी पता नहीं, जाके देखेंगे। पहले इसको रोड पे हटवा देते हैं, फिर देखेंगे। उम्र अंदाजा न चला? कुछ अभी कुछ नहीं पता। चोट वगैरह आई है? हाँ, चोट तो आप एक्सीडेंट देखो, चोट तो आई। हाँ, बाकी ठीक है, वैसे बता रहे हैं जो। धरनोहर पुलिस यातायात नियमों में कोताही बरतने वालों पर सख्ती दिखाते हुए उन पर शिकंजा कसने का काम कर रही है, जिसके चलते रावतसर साहवा तिराहे पर ए श्रेणी की नाकाबंदी कर कई वाहनों का चालान किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि अधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक ए श्रेणी की नाकाबंदी रहेगी, जिसमें वाहनों की चेकिंग और जांच की जा रही है। अब तक यातायात नियमों का पालन न करने वाले और कागजात पूरे न होने पर 15 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए और जिनकी गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्में लगी हुई हैं, उनको भी नाकाबंदी के दौरान उतरवाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यातायात नियमों का पालन न करने वाले कुछ वाहनों को समझाकर यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है। यहाँ नौर पुलिस की तरफ से ए श्रेणी की नाकाबंदी चल रही है, जो 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चलेगी। इस दौरान हम जो काली फिल्म लगे हुए वाहन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी फिल्में उतरवा रहे हैं। इसके अलावा जो बिना नंबरी वाहन है जिनमें संदिग्ध लोग बैठे हैं, उन सब वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, अब तक कितने वाहनों के चालान किए थे? अब तक करीब 15 वाहनों के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी है। इसके अलावा काफी संख्या में वाहनों को चेक किया है, उनको वेरीफाई कर रहे हैं कौन लोग बैठे हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनकी संदिग्ध जो लग रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं साथ साथ। रेवाड़ी पुलिस देह व्यापार करने वालों पर अब सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने आज रेवाड़ी के नई वाली चौक स्थित एक होटल में डमी ग्राहक बनकर रेड की और रेड के दौरान पुलिस ने वहां से 2 युवतियों को काबू किया है।
और नियम अनुसार जो है आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि व्हाट्सएप पर देह व्यापार के लिए सौदा किया जाता है। जिस सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर होटल पहुंचा। जैसे ही देह व्यापार से संबंधित बातचीत हुई तो पुलिस ने इशारा मिलते ही रेड कर दी। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पे काफी लंबे से चल रहा था, एक सूचना हमें प्राप्त हुई। इस पे हमने एक डिकोय को भेज के यहाँ पे, और जो इनका व्हाट्सएप के माध्यम से पहले बुकिंग हुई, उसके बाद पैसे का लेना देना हुआ। तो हमने यहाँ पे मुख्य पेंट को अरेस्ट किया है, और यहाँ से हमें 2 युवती अभी मिली और बाकी में तलाश जारी है। जी बिल्कुल, आगे जारी रहेगी जैसे जैसे हमें। और आपके माध्यम से मैं रेवाड़ी के लोगों को भी अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी ऐसे अवैध धंधे की सूचना उनको मिले तो हमें सूचना दे तुरंत। साइबर सिटी में लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम में लोगों के अपने घर का सपना अब सपना ही रह गया है, क्योंकि साइबर सिटी के सेक्टर 109 में बिल्डर ने ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स के नाम से ओशन 7 प्राइवेट लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए बुकिंग शुरू की थी, जिस पर खरीदारों का कहना है कि 2016 में उन्होंने अपने घर का सपना साझा कर ओएसबी एक्सप्रेसवे में पैसा लगाए थे, लेकिन 9 साल बीतने के बाद भी ना तो फ्लैट मिल रहा है और ना ही मिलने की उम्मीद है। जबकि बिल्डर ने बुकिंग के समय 2021 में सोसाइटी कंप्लीट करने और पोजीशन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक 60% ही काम पूरा हुआ है। ऐसे में फ्लैट कब तक मिलेंगे यह कहना मुश्किल है, जिसके चलते खरीदार सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम दोनों तरफ से हम लोगों का ही जा रहा है, और इसका कंस्ट्रक्शन आश्वासन क्या मिल रही है राहुल गांधी के पीए की जो उन्होंने दिया है? आश्वासन लेके हम क्या करें? आश्वासन से तो 9 साल से दे ही रहे हैं, आश्वासन हर कोई दे रहा है। अगली कार्रवाई जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इनसे मिलना है और इनको हमको देना होगा, इनको बात करनी होगी, इनको बीटीपीसी और किसी से भी इनको लीगली हैंडल करना होगा। 300 बायर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस बिल्डर जो ओएसबी का बिल्डर है सेक्टर 109, इसने हमारे को 2016 में अलॉटमेंट किया था, और हमारी अलॉटमेंट निकल के हमने इसको 99% पेमेंट दे चुके हैं। हम कोई 1% पेमेंट बची भी हुई है तो अब वो भी कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक वहां पे 40% से ऊपर काम नहीं करवाया है, और अभी तक वो काम सारा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। 9 साल से बिल्डर हमारे को बेवकूफ बना रहा है। 9 साल से हमारे को गवर्नमेंट रेरा बेवकूफ बना रही है, ना हमारी रेरा सुन रही है, ना डीटीसीपी सुन रही है। इसके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। इसने 69 में भी एक प्रोजेक्ट शुरू करके ऐसे ही छोड़ दिया है, उसकी भी पेमेंट खा गया है। मैंने सन 2016 में बुकिंग कराई थी फ्लैट की, 2017 में ड्रॉ हुआ, ठीक है। कायदे से हमें 4 साल में फ्लैट मिलना चाहिए था। 2021 में रेरा का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद 2022 मई तक हमें फ्लैट मिल जाना चाहिए था। उसके बावजूद आज भी 55 से 60% काम साइट पे हो रखा है। काम बहुत ही स्नेल पेस, बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सिर्फ 10-15 लेबर, 11 टावर हैं, 1100 फ्लैट्स हैं, उसके लिए 10-15 लेबर दिखावटी तौर पे लगाई गई हैं। किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। हमें लग रहा है सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। मैं यहाँ आया हूँ उनके सपोर्ट में आया हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है हमारी कि एक बिल्डर की या 2 बिल्डर की। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट फंसे पड़े हैं, सिर्फ गुड़गांव में नहीं, पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे, सब जगह फंसे हुए हैं, यूपी। मगर ये जो पर्टिकुलर है अफोर्डेबल हाउसिंग, ये प्रधानमंत्री की योजना थी। प्रधानमंत्री की योजना तब लॉन्च हुई जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी थी। खट्टर साहब यहाँ 10 साल थे, उनके आज वो आवास मंत्री हैं, उनको सब चीजें मालूम है। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक स्टेप नहीं लिया इसको सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम दूसरी ये है, इतनी एजेंसीज है, रेरा, डीटीपी और आईएनसीटी, बहुत सारे एजेंसीज हैं, इन सब ने बायर्स को एक पिंग पोंग बॉल बना दिया है। गवर्नमेंट का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है।
गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हुई निजी स्कूल बस में स्कूल परिसर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि बस को स्कूल परिसर में रखरखाव के चलते खड़ा किया गया था, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अब जांच के बाद ही शॉर्ट सर्किट और आगजनी असली वजह सफा हो पाएगी। तो तुरंत मौके पर हम पहुंच गए थे और फायर ब्रिगेड भी आई हुई थी। जो मौके पर आए तो बस में आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड की सहायता से काबू कर लिया गया। किसी प्रकार की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, खाली गाड़ी। इसका विषय बाकी फिलहाल हम कैमरे चेक करेंगे अभी, उसके बाद ही पता चल सकता है वो, क्योंकि कैमरे लगे हुए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसको वेरीफाई कर लेंगे, जैसा भी होगा उसके बाद ही बता सकते हैं। फिलहाल कोई कारण नहीं पता लगा अभी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।